आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग क्लास 12 के ग्रामर के सिलेबस को कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सिंथेसिस की टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोग पार्टिसिपल पूरा कंप्लीट करने के बाद इन्फिनेटिव के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किए थे और इन्फिनेटिव की क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, क्या आइडेंटिफिकेशंस होती है और किस प्रकार से हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके अंतर्गत इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि कब कब हम लोग इस नियम के द्वारा सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वो दोनों रूल जो आपको बताए गए थे, जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके एक बनाना था हम लोगों को, बेरी हटा के टू लगाना था, उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और किस प्रकार से जो हमारी इच्छा या कामना आएगी या हमारा कोई उद्देश्य हो गया, हमारा कोई मोरल ऑब्लाइजेशन होगा, ये सारी बातों पे आधारित आप सेंटेंसेज को बनाना सीख गए होंगे। अब हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोगों के लिए जो पहला दिन रहा होगा साल का वो अच्छा सुखद व्यतीत हुआ होगा और आप लोगों ने अच्छा आनंद उठाया होगा इस 2025 के प्रारंभिक दिन में। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो हम लोग सेकंड रूल पढ़े थे जिसमें हम लोग एडवर्ब टू का प्रयोग कर रहे थे, उसी में हम लोग उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। उसमें थोड़ा सा एक कंडीशन चेंज होती है जिसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तब हम उसके ऊपर एग्जाम्पल कराते हैं आपको। तो सब अपने कॉपी पर लिख लेंगे रूल नंबर थर्ड इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से सिंथेसिस कर सकते हैं। ध्यान से हमारी बात समझेंगे। हम लोग रूल नंबर 2 में देखे थे कि हमारे पास दो सेंटेंस यस वन और यस टू दिया होता था। पहले वाले वाक्य में हमें इज आर एम वाज वर में से कुछ दिया होता था और इज आर एम वाज वर में से कुछ दिया होता था। फिर उसके बाद हमें बेरी दिया होता था, उसके बाद हमें बेरी के बाद कोई एडजेक्टिव दिया होता था। और फिर दूसरे वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में बताए थे आपको कैन नॉट दिखाई दे सकता है और पास्ट में हमें कुड नॉट दिखाई दे सकता है। कैन नॉट और कुड नॉट दिखाई दे सकता है और फिर इसके बाद शेष जो वाक्य हो सकता था वो हमें प्राप्त होता है। तो हम आपको इस कंडीशन में बताए थे, जब ये वाला वाक्य हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग बेरी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टी डबल ओ में, जहां पे यह जो टू होता है यह एडवर्ब का कार्य करता है, जिसका अर्थ होता है इतना, मतलब जिस इसके बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो उसकी विशेषता बताता है और यहाँ टू अपना अर्थ इतना लेता है। वह इतना कमजोर हो सकता है, वह इतना पढ़ा लिखा हो सकता है, वह इतना गरीब हो सकता है। तो यहाँ टू का मतलब होता है इतना है और यहाँ टू किसका काम करता है, एडवर्ब का। तो पिछले वाले जो दोनों सेंटेंस को जोड़कर हम लोग पिछले नियम के द्वारा बनाते थे, तब तक हम लोगों को यह ध्यान देना होता था कि सब्जेक्ट दोनों में एक समान होता था। सब्जेक्ट दोनों में क्या होता था, एक समान। जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट था वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट था। तो ये रूल नंबर 2 की कहानी है। अगर हम लोग इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, लल्ला सा लोग ध्यान से समझेंगे रूल नंबर 3 में रूल नंबर 2 से क्या अंतर है केवल। अच्छा, अब हम लोग जब रूल नंबर 3 की बात करें तो इसमें हम लोग एक चेंजिंग कर देते हैं। इस बार क्या होगा, हमको दो सेंटेंस दिए गए होंगे, एक यस वन सेंटेंस दिया होगा, एक यस टू सेंटेंस दिया होगा। सबसे पहली बात, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे, यानी पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, वो इस बार क्या होगा, अलग अलग होगा। रूल नंबर 2 में हमारे सब्जेक्ट क्या होते थे, एक समान होते थे, लेकिन रूल नंबर 3 में हमारा सबसे पहला कंडीशन है दिए गए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, असमान होंगे। और दूसरी बात दोनों में कॉमन थी, जो पहले वाले में थी वो इस बार भी थी। उसमें भी इज आर एम वाज वर का प्रयोग दिखाई देता था, इसमें भी दिखाई देगा। और उस वाले में भी दूसरे वाले सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आ सकता था, इसमें भी कैन नॉट या कुड नॉट आ सकता है। तो पहली वाली जो शर्त है वो रूल नंबर 3 में और रूल नंबर 2 में अलग अलग है। उसमें सब्जेक्ट एक समान था, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। उस वाले में भी इज आर एम वाज वर में से कुछ दिखाई दे सकता था, इस वाले में भी दिखाई देगा। और दूसरे वाक्य में उस वाले में भी कैन नॉट कुड नॉट दिखाई देता था, इस वाले में भी दिखाई देगा। अच्छा, तीसरी हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 में भी हमें बेरी और प्लस एडजेक्टिव दिखाई देता था, तो हमें इस वाले में भी बेरी प्लस एडजेक्टिव दिखाई देगा। और कैन नॉट और कुड नॉट के बाद वहां पे भी कुछ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस प्राप्त होते थे दूसरे सेंटेंस में, यहाँ पे भी कुछ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 के प्राप्त होंगे। तो पहली वाली कंडीशन अलग है
दूसरी वाली कंडीशन सेम है और तीसरी वाली कंडीशन भी सेम है, तो जब सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे और ये दोनों कंडीशन पहले की तरह रहेगी और हमें इन दोनों वाक्यों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ना हो, तो लल्ला हम लोग क्या करते हैं, तो हमारी बात ध्यान से समझें। हम लोग करते ये हैं कि सबसे पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सबसे पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आवश्यकता अनुसार जो दिया रहता है इज, आर, एम, वाज, वर में से जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद बेरी के स्थान पे हम लोग एडवर्ब टू लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो वाक्य का एडजेक्टिव दिया होता है पहले वाक्य का टू के बाद उसको लिख देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं फिर अगर कोई अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस या अदर वर्ड है पहले में भी, अगर जरूरी हो कहीं देना तो हम लोग उसको भी दे देते हैं, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है, हम लोग एक बार सब्जेक्ट का प्रयोग कर चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, तो उसके लिए जो रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा वह एक ही बार लिखा जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए फॉर प्लस उसी दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यहाँ पे ओ डॉट सी डॉट का मतलब क्या है, ब्रैकेट में सब लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और ये ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है, जो दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, हम लोग उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं, पहले फॉर लगाते हैं और फिर प्लस ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। फिर से यहां तक सब लोग रिपीट कर लें। सबसे पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा, फिर ई जा रहे हैं वाजवर में से जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर बेरी हटा के एडवर्ब टू लिख देंगे, फिर एडजेक्टिव लिख देंगे। अगर कोई पहले सेंटेंस में अदर पार्ट है तो उसको लिख देंगे, बेसिकली नहीं दिया होता है तो इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। और फिर दूसरे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, हम लोग सब्जेक्ट को दो बार यहां नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट एक ही बार आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को न लिख के दूसरे वाले सेंटेंस के उसके जगह पे फॉर प्लस उसी सब्जेक्ट का जो संगत ऑब्जेक्टिव केस होगा उसको लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद फिर दूसरे वाले वाक्य का जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस उसको लिख देते हैं और फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार रूल नंबर 3 के अंतर्गत जो सेंटेंस दिए गए होते हैं, हम लोग उसको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके और जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। हम एक बार आपको रिवाइज करके पुनः बता दे रहे हैं। इन्फिनेटिव के रूल नंबर 3 द्वारा दो या दो से दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित तब करते हैं जब दिए गए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। और पहले वाक्य में हमें बी फॉर्म के अंतर्गत आने वाला ई जा रहे हैं वाजवर में से कोई भी दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमें बेरी दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमें एडजेक्टिव दिखाई देता है। और दूसरे वाले वाक्य में हमें प्रेजेंट की स्थिति में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट और पास्ट की स्थिति में कुड नॉट दिखाई देता है। तब ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों को दोनों वाक्यों को जोड़ना हो, सिंथेसाइज करना हो, तब हम लोग इन्फिनेटिव के रूल नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। और करते कैसे हैं, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी फॉर्म लिखते हैं, फिर बेरी को टू में बदल देते हैं, फिर एडजेक्टिव लिखते हैं। अगर पहले वाक्य में कुछ अदर वर्ड आए हैं तो इसके बाद अरेंज कर देंगे, नहीं आए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और दूसरे वाक्य के सब्जेक्टिव केस के स्थान पे यानी सब्जेक्ट के स्थान पे फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे और फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 को हम लोग अरेंज कर देंगे। इस प्रकार से रूल नंबर 3 के अंतर्गत हमारी सिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और हम लोग सिंथेसाइज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रूल नंबर 2 में और रूल नंबर 3 में क्या क्या अंतर है, उस अंतर के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट आने के कारण आप लोग ये बात भी समझ पाए होंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये नियम हमें अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए। हमारा सेंटेंस है इस नियम पे आधारित, द बुक वाज, सब लोग एग्जाम्पल लिखेंगे अपने कॉपी पे, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट। पहला सेंटेंस लल्ला सर लिखेंगे द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा लिखेंगे सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, सी कुडंत, से कुड नॉट अंडरस्टैंड, से कुड नॉट अंडरस्टैंड। हमें इसको सिंथेसाइज करके
सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है या साधारण वाक्य में क्या करना है, सरल वाक्य में परिवर्तित कर देना। और किसका प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। सरो ध्यान समझे क्या इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, पहले ये समझ लें। हम लोग सबसे पहले दोनों वाक्यों का अर्थ निकालते हैं। द बुक माने किताब, वाज मतलब थी, बेरी मतलब बहुत, डिफिकल्ट मतलब कठिन। करा जो पुस्तक थी, किताब थी, बहुत कठिन थी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड माने, सी माने वह कुड नॉट नहीं सकी, अंडरस्टैंड माने समझ, वह समझ नहीं सकी। करा किताब बहुत कठिन थी, करा वह समझ नहीं सकी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, पहले वाले वाक्य का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो द बुक है और दूसरे वाले का जो है वह सी है। हम लोग देख रहे हैं दोनों जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग सेंटेंसेस के, दोनों वे अलग अलग हैं इस बार। अभी तक पिछले हम लोग जितने भी एग्जाम्पल किए इन्फिनेटिव में सब में सेम होते थे, लेकिन इस बार हमारा जो सब्जेक्ट है वह असमान हो गया, अलग अलग हो गया। इसीलिए हम लोग रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा तब हम लोग रूल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। फिर और आगे की सारी कंडीशन सेम है। यहाँ वाज दिखाई दे रहा है, फिर बेरी दिखाई दे रहा है, फिर एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है और इसमें कुड नॉट दिखाई दे रहा है क्योंकि पास्ट में है। जब यहाँ पे वाज आया तो ये पास्ट में हो गया, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट आ गया। अगर यही इज होता तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट आ जाए। यानी प्रेजेंट की स्थिति में दूसरे वाक्य में कैन नॉट दिखाई देगा, पास्ट की स्थिति में दूसरे वाक्य में कुड नॉट दिखाई देगा। तो आपको सारी बातें कंडीशनली जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल गई। अब हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसको एक सिंपल सेंटेंस का रूप देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द बुक वाज, बेरी की जगह पे हम लोग टू लगा देंगे, द बुक वाज टू, और उसके बाद एडजेक्टिव लिख देंगे, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, द बुक वाज टू डिफिकल्ट। अब दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सी है। हम लोग अब सी का प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग उसके जगह पे फार प्लस ऑब्जेक्टिव एस लगा देंगे, तो फार। और हम लोग जानते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सी होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। फार हर हो जाएगा। सबसे पहले द बुक वाज टू डिफिकल्ट फार हर। अब हमारा जो दूसरा वाक्य है उसको इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रही है हमें अंडरस्टैंड, तो हम लोग टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो टू अंडरस्टैंड है यही इस वाक्य में किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और इस प्रकार हमारा यह वाक्य इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसाइज हो गया। तो हम लोग सबसे पहले लिखे द बुक, फिर वाज, फिर टू, फिर डिफिकल्ट, और दूसरे के सब्जेक्ट को हम लोग फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिए और फिर जो शेष भाग बचा था उसको इन्फिनेटिव बना दिए जहां वर्ब थी, तो टू प्लस अंडरस्टैंड हो गया। इस प्रकार से हमारा दिया गया वाक्य इन्फिनेटिव के द्वारा सिंथेसाइज का हो गया। अब इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकालो, चाहे इसका एक बार अर्थ निकालो सेम आएगा। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट माने जो पुस्तक थी बहुत कठिन थी, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सकी। और इसको मिला के आप अर्थ निकालिए, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, पुस्तक इतनी कठिन थी, फार उसके लिए, टू अंडरस्टैंड करा उसके समझने के लिए, यानी वह पुस्तक उसके समझने के लिए बहुत कठिन थी, अर्थात वह पुस्तक इतनी कठिन थी कि वह उसके अर्थ को नहीं समझ सकी। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस प्रकार से जब सब्जेक्ट अलग अलग दिए होते हैं तो हम लोग इसको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। एग्जांपल है द चैप्टर वाज वेरी टफ, द चैप्टर वाज वेरी टफ। और दूसरा दे कुड नॉट लर्न इट क्विकली, दे कुड नॉट लर्न इट क्विकली। चलो ध्यान से हमारी बात समझे। तो हम लोग सबसे पहले दोनों वाक्यों का अर्थ निकालते हैं। तो सबसे पहले द चैप्टर माने जो अध्याय वाज था, वेरी बहुत, टफ माने क्या होता है, कठिन। करा जो चैप्टर था वो बहुत टफ था यानी बहुत कठिन था। करा दे कुड नॉट लर्न इट, वे इसे याद नहीं कर सके, क्विकली मतलब जल्दी से। करा कि जो
चैप्टर था वो बहुत कठिन था, यानी जो अध्याय था वो बहुत कठिन था, वे लोग इसे याद नहीं कर सके। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ पे चैप्टर है और यहाँ पे दे है, तो हम लोग इस कंडीशन में इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी कंडीशन सेम मिल रही है जैसे हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द चैप्टर वाज टू टफ। द चैप्टर वाज टू टफ, और किसके लिए? फॉर देम। द चैप्टर वाज टू टफ फॉर देम, और क्या करने के लिए? टू लर्न क्विकली। टू लर्न क्विकली, आप लोग इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू लर्न इट क्विकली। तो हो जाएगा द चैप्टर माने अध्यायवाज मतलब था, टू टफ माने इतना कठिन, फॉर देम उनके लिए, टू लर्न इट क्विकली कि उसे जल्दी से याद नहीं कर सकते थे, यानी यह चैप्टर उनके लिए याद करने के अनुसार इतना कठिन था कि वो उसको आसानी से या जल्दी से याद नहीं कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे कि हमारे दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस रहेगा उसको हम लोग फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए अगर ही सब्जेक्ट रहेगा तो उसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वह मेल पर्सन के लिए बन जाएगा हिम, अगर सी रहेगा तो बन जाएगा हर, ही के लिए बन जाएगा हिम और सी के लिए बन जाएगा हर। अगर हमारा इट आएगा तो इट के लिए इट रहेगा, अगर हमारा यू आएगा तो यू के लिए यू रहेगा, यू के लिए यू रहेगा। अगर हमारा आई आएगा, अगर हमारा आई आएगा तो आई के लिए मी हो जाएगा। अगर हमारा दे आएगा, दे आएगा तो हमारा दे के लिए देम हो जाएगा। और अगर बी आ जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? अस। सब लोग एक बार दोहरा लें। अगर हमारा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस ही रहेगा तो उसके लिए फॉर प्लस हिम का प्रयोग करेंगे। अगर सी रहेगा तो फॉर प्लस हर का प्रयोग करेंगे। अगर इट रहेगा तो फॉर प्लस इट का प्रयोग करेंगे। अगर यू रहेगा तो फॉर प्लस यू का प्रयोग करेंगे। अगर आई रहेगा तो फॉर प्लस मी का प्रयोग करेंगे। अगर दे रहेगा तो फॉर प्लस देम का प्रयोग करेंगे। और अगर बी रहेगा तो हम लोग फॉर प्लस अस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी नॉर्मल सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं जब वो सेंटेंस में आ जाएंगे तो हम लोग उसके लिए फॉर प्लस उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या हो सकता है हमने आपको बता दिया। आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी लड़के के मस्तिष्क में आया सर अगर प्रोनाउन के स्थान पे दूसरे वाक्य में नाउन आ जाए तब हम उस कंडीशन में उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे लिखेंगे? तो लल्ला जो डायरेक्टली नाउन शब्द आते हैं अगर दूसरे वाले सेंटेंस में यस टू में सब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट कोई नाउन आ जाए, डायरेक्ट कोई क्या आ जाए? नाउन आ जाए। अगर प्रोनाउन आएगा तो हम लोग इस प्रकार से उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल लेंगे जैसे आपको बताए। और अगर दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस के रूप में डायरेक्ट नाउन आ जाए तो हम लोग फॉर प्लस वही दिया गया नाउन क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, क्योंकि नाउन नेमिंग वर्ड है और नेमिंग वर्ड के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। वह जैसा एग्जैक्ट दिख रहा होता है हम लोग बिल्कुल वैसा ही ले जाके उसको अरेंज कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको नियम नंबर 3 की हर एक बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसको आसानी से बना डालोगे। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि जब प्रोनाउन आएगा तब ऑब्जेक्टिव केस फॉर के साथ लिखा जाएगा जिसका जो रहेगा, और अगर डायरेक्ट नाउन आ जाएगा तो फॉर के साथ वही नाउन शब्द को अरेंज कर देना है। तो इस प्रकार इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जितने रूल थे हमने आपको सारे रूल बता दिए और आप लोग समझ भी गए होंगे कि कब कब किस रूल का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग इन्फिनेटिव के ऊपर आधारित कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को और कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं जिससे हम लोगों को इन्फिनेटिव पूरी तरह से क्लियर हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। चलो अगर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आप इसको समझेंगे, हम लोग इन्फिनेटिव के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके लिए है? सिंथेसाइज करने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। सो अपने कॉपी में लिख लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सिंथेसिस, और सिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा हमें करना है। तो सिंथेसिस में किस प्रक्रिया द्वारा? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके क्या बनाना है? वाक्य को सिंपल सेंटेंस। चलो ध्यान से सुन लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का इन्फिनेटिव के अंतर्गत, और किस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण करना है? सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। आज का पहला सेंटेंस है ही टूक ए नाइफ, ही टूक ए नाइफ, ही टूक ए नाइफ। और दूसरा सेंटेंस है he wanted
टू किल, he wanted to kill, he wanted to kill the hen, he wanted to kill the hen। चलो ध्यान से हमारी बातें समझेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग अर्थ निकाल लें और देखते हैं यह किस रूल के ऊपर वेरीफाई होता है। पहले वाले वाक्य का अर्थ है ही मतलब उसने, टुक माने लिया, ए नाइफ माने एक चाकू, उसने एक चाकू को लिया, ही वांटेड वह चाहता था, टू किल जान से मार देना, द हेन माने मुर्गी को। वो बेचारा चाकू लिया और चाकू से मारने किसको गया? मुर्गी को। क्या मजाक है, उसको मिला भी मारने के लिए, क्या मिला? मुर्गी मिली। क्या ही बात है। चलो अच्छा, कुछ तो मिला, वर्ष के शुरुआत में उसको कुछ तगड़ा मिला, कम से कम मुर्गी मिल गई उसको। तो हम लोग इसको सिंथेसाइज करते हैं। ही मतलब उसने, टुक माने लिया, नाइफ माने एक चाकू, और उसका यह इच्छा थी, उसकी वांट, इच्छा बताता है। तो वो इसकी इच्छा या कामना थी कि वो इस मुर्गी को जान से क्या कर दे, मार दे। आगे क्या क्या कर सकता है सब लोग जानते हैं, सब बातों को देखें। जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट समान है कि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो आप पाएंगे दोनों का सब्जेक्ट क्या है? समान है। अब सब्जेक्ट समान है तो हम लोग फिर देखेंगे क्या इसमें कहीं ई जा रहे हैं वाज वर्ड का प्रयोग दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सही नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ई जा रहे हैं वाज वर्ड नहीं मिलेगा पहले सेंटेंस में, तो हम लोग रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 इस बात पे आधारित है कि क्या हमें ई जा रहे हैं वाज वर्ड और कैन नॉट, कुड नॉट या कैन नॉट, कुड नॉट दूसरे वाले सेंटेंस में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग रूल नंबर 1 पे चलते हैं। इसकी सिंथेसिस हम लोग रूल नंबर 1 से करेंगे इन्फिनेटिव के। रूल नंबर 1 में क्या है? पहले अब देखो, हम बताए थे आपको उसी वाक्य की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव का रूप देते थे जो हमें इच्छा, कामना, उद्देश्य, म्यूचुअल ऑब्लाइजेशन दिखाती है। और हम बताए थे मैक्सिमम कंडीशन में वो पहले से बनी बनाई होती है, हमें हर बार नहीं बनाना पड़ता। तो आप लोग देखो, ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी इच्छा क्या थी कि वह उस मुर्गी को जान से मारना चाहता था। तो हमें उद्देश्य या उसकी जो इच्छा है वह दूसरे वाक्य में दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको हम लोग इन्फिनेटिव में बना देंगे। और मजेदार बात यह है कि 2 + किल पहले से इन्फिनेटिव में बना है, हमें केवल अरेंज कर देना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में? आप इसको लिखेंगे ही टूक ए नाइफ, ही टूक ए नाइफ। यहां वांट शब्द और ही शब्द को हटा दिया जाएगा, केवल अरेंज कर दो। ही टूक ए नाइफ टू किल द हेन, टू किल द हेन, टू किल द हेन। ही मतलब उसने, टुक माने लिया, एक नाइफ माने चाकू को, टू किल जान से मार देने के लिए, द हेन माने मुर्गी को। करा उसने एक मुर्गी को जान से मार देने के लिए करा एक चाकू लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ सिंपल सेंटेंस का निर्माण इन्फिनेटिव के पहले रूल द्वारा यहाँ पे किया गया, आपको समझ में आया होगा। क्यों इसमें R1 अप्लाई करेंगे, क्यों R2 और R3 अप्लाई नहीं करेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं सर, अपने कॉपी में नोट में लिख लेंगे कि अगर हमें दिए गए दोनों वाक्यों में से किसी वाक्य में वांट शब्द दिखाई दे, तो वांट जो होता है वो आपकी इच्छा को या आपकी कामना को या आपके उद्देश्य को प्रकट करता है। और जहां इच्छा, कामना, उद्देश्य आ जाता है वहां हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जब वाक्य का सिंथेसिस करना रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव का। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि सर बताएं वांट शब्द या वांटेड शब्द टेंस के अनुसार जैसा भी हो, पास्ट में प्रेजेंट में आ जाए तो हम लोग बड़े आसानी से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ वांट शब्द देख के भी समझ सकते थे कि यह इन्फिनेटिव के द्वारा ही बन सकता है। उम्मीद करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्यों हम लोगों ने R1 नियम का ही प्रयोग किया, आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान से अपनी बातों को समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी। और दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा। दोनों वाक्यों का चलो सबसे पहले अर्थ निकालेंगे। ही मतलब वह वांट्स माने चाहता है, टू स्टडी माने अध्ययन करना, और दूसरा करा ही वेंट टू आगरा। ही माने वह, वेंट माने गया, टू आगरा मतलब आगरा। करा वह अध्ययन करना चाहता है और दूसरा करा वह आगरा गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वह आगरा क्यों गया, क्योंकि उसका उद्देश्य है, उसकी इच्छा है कि वह क्या करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है। तो हमको ये पता है कि जिस वाक्य में हमें उद्देश्य, इच्छा या कामना दिखाई देगा उसी की फाइनाइट वर्ब को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? हम लोग उसी की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 + मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले से ही लिखा गया, यानी इन्फिनेटिव में पहले से ही चेंज है, केवल हमें अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ही, दूसरा वाक्य पहले लिखेंगे, कहें सीक्वेंस के अनुसार जब बनाएंगे तो दूसरे को पहले लिखना पड़ेगा, तभी हमारा सही अर्थ निकल के आएगा। ही वेंट टू आगरा, ही माने वह वेंट गया, टू आगरा मीन्स आगरा क्या करने के लिए? टू स्टडी।
अध्ययन करने के लिए। कह रहा है कि वह अध्ययन करने के लिए आगरा गया। क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए आगरा गया। अध्ययन करने के लिए आगरा गया। आप लोग भी अपना अध्ययन जारी रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और पढ़ने के साथ कोई समझौता नहीं, मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं। बाकी अपने जीवन में सत्य के नियमों पर चलने का प्रयास करते रहें सब लोग। अगर सत्य पे चलते रहेंगे तो आपको अपनी मंजिल हासिल हो जाएगी। असत्य का सहारा कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि असत्य शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे जा रहा है या उसने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए सब लोग अपने जीवन में सत्य का पालन करते रहें, सत्य के रास्ते पर चलते रहें, माता पिता का सम्मान करते रहें, और जो भी अपने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से करते रहें। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई एम लिविंग फॉर कोलकाता। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता। और दूसरा सेंटेंस है आई शैल लिव देयर। आई शैल लिव देयर। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आती जा रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर को लिख सकते हैं। हम अगर देखेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम देखेंगे कितने लोग सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और कितने लोग इन सारी बातों को समझते जा रहे हैं, अपने कॉपी पे नोट करते जा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाएं, जिससे पता चलते रहे कि आप लोग अच्छे से बातों को समझ भी पा रहे हैं। अब अगर हम लोग इस दोनों सेंटेंस को सिंथेसाइज करना चाहें तो दिया है आई मतलब मैं, लिविंग मतलब जा रहा हूं यानी छोड़ रहा हूं, फॉर कोलकाता माने कोलकाता के लिए। मैं कोलकाता जा रहा हूं या कोलकाता जाने के लिए अपने घर को, एक स्थान को छोड़ रहा हूं। कर अब मैं क्यों जा रहा हूं? आई शैल लिव देयर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरी इच्छा है कि मैं वहां पर जाकर रहूंगा। तो वह कोलकाता के लिए रवाना क्यों हो रहा है? आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं। और वह कोलकाता के लिए रवाना क्यों हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वह वहां पर जाकर क्या करेगा? रहेगा, वहां रहने के लिए जा रहा है। तो हमें उसका उद्देश्य समझ में आ गया। तो जब हमें उद्देश्य समझ में आ गया तो हम लोग और देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा एक समान है, तो रूल नंबर 1 से हम लोग बना लेंगे। रूल नंबर 1 से हम लोग बना लेंगे। कुछ लोग सोचेंगे सर जी यहाँ एम तो आया है, तो हम लोग इसको रूल नंबर 2 से क्यों नहीं बना सकते? आप तो बताए थे वहाँ ई जा रहे हैं वाजवर आना चाहिए। लल्ला ई जा रहे हैं वाजवर आना चाहिए, लेकिन उसके बाद हम अभी स्ट्रक्चर में बताए थे बेरी प्लस एडजेक्टिव भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेरी शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको रूल नंबर 2 से नहीं बना सकते, रूल नंबर 1 से। तो हम लोग लिखेंगे I am living for Kolkata. I am living for Kolkata to I am living for Kolkata to live there. I am living for Kolkata to live there. यहाँ living for मतलब होता है के लिए रवाना होना, कोलकाता मतलब कोलकाता, और to live माने रहने के लिए, देर मतलब वहाँ। तो यहाँ living for का मतलब के लिए रवाना होना, के लिए रवाना होना, और यहाँ टू लिव मतलब रहना। तो कह रहा आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए रवाना हुआ। टू लिव देयर माने वहाँ रहने के लिए, यानी मैं वहाँ रहने के लिए या कोलकाता में रहने के लिए कह रहा है कि रवाना हुआ, कोलकाता के लिए रवाना हुआ। तो यहाँ तक की बातों को आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें सब लोग अगला सेंटेंस सब लोग देखें। अगला सेंटेंस है ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। और दूसरा है ही कैन नॉट टेक पार्ट इन कंपटीशन। चलो ध्यान समझेंगे। ही मतलब वो, इज मतलब है वेरी बहुत, वीक कमजोर। करा ही कैन नॉट टेक पार्ट, वह भाग नहीं ले सकता, हिस्सा नहीं ले सकता। इन कंपटीशन माने प्रतियोगिता में। करा वह बहुत कमजोर है, इसीलिए वह प्रतियोगिता में करा भाग नहीं ले सकता है। तो दोनों का सब्जेक्ट एक समान है। और बेरी इज के बाद देखिए बेरी दिखाई दे रहा है, फिर एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात दोनों का सब्जेक्ट एक समान है, तो यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 2 लगा देंगे। रूल नंबर 2 कब लगता है? जब सब्जेक्ट एक समान होता है। पहले वाक्य में इज आ रहे हैं वाजवर के बाद बेरी प्लस एडजेक्टिव दिखाई देता है, और दूसरे वाक्य में हमें सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट आवश्यकता अनुसार दिखाई देता है। तो सारी बातें मिल रही हैं। तो हम लोग जब बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। ही इज वेरी की जगह पे टू, फिर वीक, ही इज टू वीक। और यहाँ पे पहले इन्फिनेटिव बना देंगे जो दूसरे वाक्य की फाइनाइट वर्ब है। ही इज टू वीक टू टेक पार्ट
इन कंपटीशन। तो इसका मतलब हो गया ही इज टू वीक, मतलब वह आवश्यकता से अधिक, वह इतना कमजोर है टू टेक पार्ट इन कंपटीशन की वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। यानी वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है, कमजोर है। यहाँ कमजोर मतलब फिजिकली मत समझिएगा, यहाँ कमजोर होने का मतलब आप दोनों वे में ले सकते हैं। मान लीजिए कोई खेल प्रतियोगिता होने वाली है और वह फिजिकली वीक हो तो वह वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर वह फिजिकली वीक रहेगा तो किसी भी खेल प्रतियोगिता में नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, दूसरे वे में भी ले सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें शिक्षा संबंधी प्रतियोगिता है, तो वहां पे अगर वह कमजोर है, यानी पढ़ाई में आप समझ लो भाव के अनुसार कमजोर है, तभी भी पार्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पे बौद्धिक विकास चाहिए। अगर वह कमजोर रहेगा पढ़ाई में तभी भी नहीं ले सकता है। तो दोनों ही तरह से आप इसको ले सकते हैं, दोनों तरह से आप बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतने सेंटेंसेस को समझने के बाद अब हम लोगों को, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप लोग इन्फिनेटिव के ऊपर आसानी से किसी भी सेंटेंस सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेज और लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ही हैज 3 sons, ही हैज 3 sons। और दूसरा है ही हैज टू एजुकेट देम, ही हैज टू एजुकेट देम। थोड़ा ध्यान से हमारी बात समझेंगे। पहला सेंटेंस करा ही हैज 3 sons, माने उसके पास 3 बच्चे हैं या 3 लड़के हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, और उस व्यक्ति को उन तीनों बच्चों को अपने शिक्षित करना है। तो अगर आप लोग देखें उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि उसके पास 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, तो उन्हें तीनों लड़कों को क्या करना है, शिक्षित करना है। तो उस व्यक्ति को अपने तीनों लड़कों को शिक्षित करना है, या उसका ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग देख रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट एक समान है और हमें इच्छा है उद्देश्य दिखाई दे रहा है। हम लोग इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा ही हैज 3 sons। यहां तक हम लोग लिख लेंगे और यहां देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, कि वह उसको शिक्षित करना चाहता है। तो हम लोग इसको इन्फिनेटिव बना देंगे, ही हैज 3 sons टू एजुकेट देम। कह रहा उसके पास 3 पुत्र हैं और उसे तीनों पुत्रों को क्या बनाना है, शिक्षित बनाना है। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। साधना इज वेरी वीक, साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, कह रहा साधना बहुत कमजोर है, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह उचित प्रकार से, अच्छे प्रकार से चल नहीं सकती है। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट एक समान है और यहाँ पे इज प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ सब्जेक्ट बात कैन नॉट दिखाई दे रहा है, और दोनों का सब्जेक्ट समान है, इसीलिए हम लोग कौन सा रूल लगा देंगे, रूल नंबर 2। तो हो जाएगा साधना इज, वेरी के जगह पे टू आ जाएगा और फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। साधना इज टू वीक, और फिर आगे इसको जो वर्ब है इसको इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। कह रहा साधना अच्छे प्रकार से चलने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है, कमजोर है, अर्थात वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती है। सो ध्यान से अगला समझेंगे। अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, ध्यान से लोग करते जाएंगे, ईमानदारी से पढ़ते जाएंगे और अपने कॉपी पे नोट करते जाएंगे। कोई भी इधर उधर क्या बात नहीं करेगा, सब अपनी बातें कॉपी पे नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज वेरी फैट, और दूसरा ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो कह रहा है ही इज वेरी फैट माने वह बहुत मोटा, ही कैन नॉट रन फास्ट वह बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता है। तो हम लोग बना लेंगे तो हो जाएगा ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। वह तेज दौड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक मोटा है, यानी वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें एकदम पानी की तरह साफ होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, जिससे पता चले कि आप लोग एक्टिव और सारी बातों को समझते चले जा रहे हैं। हम लोग अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला वाक्य हमारा हरी वेंट टू आगरा, हरी वेंट टू आगरा, he wanted
टू सी, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, सी द ताज। जितने लोगों को ये पता है कि आगरा में ही ताजमहल स्थित, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और जिन लोग नहीं पता है कि आगरा में ताजमहल स्थित है, भैया वो अनपढ़ नहीं है, वो भी पता कर लेंगे, आज से जान जाएंगे। हमें माना कि आप लोग मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको मैथ ज़्यादा समझ में आती है, आजकल थोड़ा मैथमेटिकल जो है प्रोसेस चल रहे हैं सब जगह पे, तो मैथ्स लोग थोड़ा ज़्यादा समझ रहे हैं, इसीलिए आपको जीके जीएस भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली परीक्षाएँ उसमें ये भी अपने बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, इसीलिए सब लोग जीके जीएस को भी पढ़ते जाएंगे समय समय पे, उनको जहाँ पे मौका मिलता है, क्योंकि ये भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव लेवल की चीज़ों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और लोग देखते हैं, अभी ताजमहल देखने के बारे में मत सोचिएगा, अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताजमहल अभी देखने जाने में थोड़ा ना घर वाले पे भी टेंशन आ जाते हैं, और मतलब आपको अभी जाना भी नहीं चाहिए। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं नहीं? देखें सब लोग, हरी इस समय प्रभु हरी हरी, हरी मतलब सब जान ही रहे हैं। वेंट गया टू आगरा, आगरा करा, हरी कहाँ गया? आगरा। ही वांटेड वह चाहता था, टू सी देखना, द ताज मतलब ताज। ताजमहल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ताज लिख देते हैं, और हम लोग पता है आर्टिकल का प्रयोग तब करते हैं जब कोई फिक्स बिल्डिंग का या किसी बहुत ही ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात किया जाता है जो ऐतिहासिक हो। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, आर्टिकल जब आएगा तो बात की जाएगी, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं इतनी बातें। तो हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट एक समान, अभी बताए थे, वांट शब्द जब दिखाई देगा तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करके सिंथेसिस होगा। तो हरी वेंट टू आगरा, हरी वेंट टू आगरा, क्या करने के लिए? टू सी द ताज। सब बना बनाया है, आपको सिर्फ देख के अरेंज कर देना है। मम्मी जब बना बनाया खाना आपको ला के परोसती हैं, जितना मज़ा आती है उतना ही मज़ा आप यहाँ पे भी आराम से अपने पढ़ाई को करते हुए भी उठा सकते हैं। केवल ज़रूरत किस बात की है? उस जज्बे की ज़रूरत है, और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और लगातार बातों को देखते रहने की ज़रूरत है, एक सीरियल से एक सीक्वेंस से वीडियो पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब सब कुछ अगर नियम टू नियम होता रहेगा, रूल टू रूल होता रहेगा, तो मजाक नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सारी बातें क्लियर भी होंगी और सारी बातें समझ में भी आएंगी। और यही उद्देश्य भी है कि आप लोगों को सारी बातें सरलतम शब्दों में समझ में आए। सरलतम शब्द मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई पूछ दे कि हाँ इन्फिनेटिव जानते हो, तो उसको इतनी बातें बताइए कि उसको लगे कि हाँ मतलब ये बच्चा पढ़ रहा है। तो हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा क्यों क्या करने के लिए गया? टू सी द ताज मतलब ताजमहल देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन्फिनेटिव को लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन्फिनेटिव के ऊपर जितने टाइप के एग्जांपल बन सकते हैं, और टाइप के एग्जांपल आपको बता दिए। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, सब लोग करके दिखाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, जिससे हमें क्लियर हो कि सब लोग सारी बातें समझ पा रहे हैं। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है, सब लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, सी विल गो टू कानपुर, सी विल गो टू कानपुर, सी विल गो टू कानपुर। और दूसरा है सी विल सी हर फादर, सी विल सी, अब की यह डबल ही है, सी विल सी हर फादर, सी विल सी हर फादर। चलो इसको सिंथेसाइज करके दिखाएंगे। दूसरा सेंटेंस चलो ध्यान से देखें। आई वेंट टू द स्टेशन, I went to the station, I went to the station। और दूसरा है I was go there to see off, see off माने विदा करना या छोड़ना, to see off my sister, see off my sister। इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और एक सेंटेंस और बोल दे रहे हैं, सो ध्यान से देखें। हरी रैन फास्ट, हरी रैन फास्ट। और दूसरा ही वांटेड टू विन द प्राइज, ही वांटेड टू विन द प्राइज। तो आप लोग तीनों सेंटेंस को अच्छे से करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करेंगे। और आपको कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए पूरी प्लेलिस्ट आप लोग शेयर कर सकते हैं, एक वीडियोस आप लोग शेयर कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में जो भी दिया गया लिंक है, आप उसको किसी भी अपने सोशल साइट पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर बातें अच्छी लग रही हो, सारी बातें समझ में आ
रही हैं तो आप लोग कमेंट किया करिए। वो कमेंट एक जज्बा देता है जिससे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप तक प्रोवाइड करते जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनेटिव के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और शेष क्वेश्चंस के साथ, और हम लोग अगले वाली वीडियो में एक नई टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगली वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत अच्छे लेवल का नियम उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग माता पिता का सम्मान करते रहें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का और भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।